दोस्तों, ताजमहल के दूसरे व्लॉग में आपका स्वागत है। अगर आपने पहला भाग नहीं देखा तो आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। अब हम आपको ताजमहल के ओवरव्यू के बारे में बताएंगे, मकबरे के बारे में बताएंगे और कुछ विस्तार में आपको जानकारी देंगे। आपके स्क्रीन के सामने अब आपको नज़र आएगा एक टिकट काउंटर। ये सिकरी पत्थर यानी कि लाल पत्थरों की जो इमारत आपको नज़र आ रही है जामा मस्जिद के अतराफ में, उसी के सामने ये टिकट काउंटर है और उसी के बाजू में आपको आपके शू कवर्स मिलेंगे। आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ताजमहल टूरिज्म की तरफ से ये शू कवर्स एब्सोल्युटली फ्री होते हैं, पर अंदर आपको हाउकर्स 10-10 रुपए में कवर्स भेजते हैं जिसकी जानकारी आपको नहीं होती है। दोस्तों, अब हम आपको लेके चलते हैं मकबरे के अंदर। मकबरे के अंदर वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी करना प्रोहिबिटेड है, पर एक व्यक्ति वीडियोग्राफी कर रहा था जिससे मैंने ये फुटेज शेयर की ताकि मैं आपको दिखा सकूं अंदर किस तरह का व्यू होता है। आपके स्क्रीन पे जो आपको कब्र या मज़ार नज़र आ रही है वो असली मज़ार नहीं है। असली मज़ार हकीकत में ताजमहल के बिल्कुल नीचे है और उसका फ़ोटो आपके स्क्रीन के सामने है। ताजमहल के मकबरे के अंदर और बाहर कई बेशकीमती पत्थर यानी कि कई प्रेशियस जेम लगे हुए थे जिन्हें 1857 के म्यूटिनी में अंग्रेज़ों ने लूट लिया, पर उनमें कई सारे पत्थर आज भी लगे हुए हैं। चाहे आप बात करें हकीक की, यमनी की, फ़िरोज़ा की, लजवत की, सुलेमानी की या पितूनिया की। और ये सारे पत्थर लगाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इतना था कि चाँद की चांदनी में ये चमके और इस तरह चमके कि देखने वालों की नज़र सिर्फ़ और सिर्फ ताजमहल पे गड़ी रहे। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको और एक बात बता दूं कि ताजमहल के एतराफ़ में जो आगे मैं आपको दिखाने वाला हूं एक मेहमान खाना है। उस मेहमान खाने में लोग रुका करते थे, ख़ास तौर पे शाही मेहमान। पर कोई भी मेहमान उस मेहमान खाने में आराम नहीं करता था, यानी कि रात नहीं गुजारता था। रात गुजारने के लिए उन्हें आगरा फोर्ट जाना पड़ता था। अगर आप ध्यान से देख पाएँ तो ताजमहल के नीचे का हिस्सा यानी कि ताजमहल का बेस आपको सफ़ेद नज़र आएगा पर गुंबद पीला नज़र आएगा। उसकी मुख्य कारण सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि आगरा में जितने इंडस्ट्रियल है, जितने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, उनके प्रदूषण के कारण ताजमहल पीला पड़ता जा रहा था। तो अभी जो आपको ताजमहल का गुंबद छोड़ के बाकी सारी चीज़ें सफ़ेद कैसे नज़र आ रही है, उसका पूरा श्रेय जाता है मुल्तानी मिट्टी को। मुल्तानी मिट्टी से ताजमहल को साफ़ किया जाता है। और अगर आप ध्यान से देख पाएँ तो हर एक बंदा अपने शू कवर को पहना हुआ है ताकि ताजमहल का संगमरमर गंदा ना हो। और आपके स्क्रीन के सामने जो ये नदी नज़र आ रही है, ये नदी है यमुना नदी। और आपको एक फ़न अमेजिंग फैक्ट बताऊँ, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, अब जो ताजमहल आपको नज़र आने वाला है ये ताजमहल का असली एंट्रेंस है, ना कि वो जिससे आप दाखिल होते हो। ताजमहल का मुख्य और मेन एंट्रेंस नदी पार करने के बाद होता था। सामने जो आपको गार्डन नज़र आ रहा है वो गार्डन से आपको ताजमहल का असली रूप नज़र आएगा। और ये जो आपके स्क्रीन के सामने अब आपको नज़र आ रहा है ये है मेहमान खाना, जिसे मैं आपको और करीब से आगे दिखाऊंगा। आपके स्क्रीन के सामने ये जो मीनार आपको नज़र आ रही है ये 4 मीनार है कुल मिला के, और ये चारों मीनारात अपने अपने दिशा की तरफ झुके हुए हैं। और उसका मुख्य कारण सिर्फ और सिर्फ ये है कि अगर भूकंप आए तो ये मीनार ताजमहल के ऊपर ना गिरे और ताजमहल को कम से कम नुकसान हो भूकंप के कारण। साथ ही साथ इसकी डिज़ाइन और इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह की गई है, उस ज़माने के आर्किटेक्ट ने इस तरह ख्याल रखा है कि ताजमहल ज़्यादा से ज़्यादा भूकंप झेल पाएगा। पर यमुना नदी का पानी कम होने के कारण उस स्ट्रक्चर को मजबूती नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण 2010 के करीब ताजमहल के दीवारों में दरार देखी गई थी। अब आप सोच रहे होंगे यमुना नदी का क्या संबंध आता है ताजमहल को मजबूत करने में। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ताजमहल का फाउंडिंग स्ट्रक्चर खड़ा करने से पहले ताजमहल की ज़मीन पे कई जगह पे कुएं खोदे गए थे और वहाँ पे ईंट और पत्थर भरे गए थे। साथ ही साथ आगनुस और मोहगिनी के बड़े बड़े लकड़ियाँ खड़ी की गई थी। अब आगनुस और मोहगिनी ये जो लकड़ियाँ हैं, इन्हें जितना पानी मिलेगा उतना ये सख्त होगा। इसी को बेस बनाते हुए फाउंडिंग स्ट्रक्चर खड़ा किया गया था ताजमहल का। ये दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में ग्लोबल वार्मिंग के कारण
यमुना नदी का पानी का स्तर कम हो रहा है, साथ ही साथ पूरे हिंदुस्तान में ग्राउंड वाटर भी कम हो रहा है। और मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप वाटर कंजर्वेशन और रेन हार्वेस्टिंग का ख्याल रखें और इसे ज़रूर इस्तेमाल में लाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी का हम बचा सकें। अब आते हैं हम यमुना नदी पे। यमुना नदी के पानी का स्तर कम होने के कारण जो लकड़ियाँ डाली गई थी उन लकड़ियों को नमी मिलना कम हो गया और उस नमी के कम होने के कारण लकड़ियों को जो मजबूती मिला करती थी वो मजबूती ना मिल पाई, जिसके कारण बेस स्ट्रक्चर कमज़ोर पड़ने लगा। और इसी की झलक 2010 के करीब ताजमहल में नज़र आई। ताजमहल के मकबरे पे कई बार चीरा पड़ा और कई बार ताजमहल की दीवार कमज़ोर नज़र आई। उसकी वजह थी बेस स्ट्रक्चर का हिलना, जिसके कारण आगरा को पोल्यूशन फ्री सिटी बनाने के लिए ताजमहल कैंपस के 500 मीटर के रेडियस में कोई भी पोल्यूशन पैदा करने वाली व्हीकल्स पे प्रतिबंध लगाया गया, यानी कि बैन लगाया गया और इलेक्ट्रिक व्हीकल का वापर किया गया मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए। और जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया थे आगरा से, उन्हें कानपुर और आसपास के क्षेत्रों में शिफ्ट कराया गया। एक अमेजिंग फैक्ट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आज इंडिया में जो लेदर सिटी ऑफ इंडिया कहलाया जाता है, जिसे कानपुर कहा जाता है, वो लेदर सिटी पहले आगरा में हुआ करती थी। पर उस लेदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के कारण जो प्रदूषण पैदा होता था और वह प्रदूषण से ताजमहल पीला पड़ रहा था, इसी के लिए आगरा से कानपुर इन इंडस्ट्रीज को शिफ्ट कराया गया। अब दोस्तों, मैं आपको आगे की जानकारी दूं उससे पहले मेरा सवाल आपके लिए ये है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ताजमहल को कितनी लागत में बनाया गया था, यानी कि ताजमहल का टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितना था? अगर आपको जवाब पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। और एक और अमेजिंग फैक्ट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से। ताजमहल का मकबरा बनाने का मूल्य मकसद था मुमताज़ महल के कब्र के ऊपर एक बेहतरीन इमारत को बनाना, ताकि वो मुमताज़ महल की कब्र को यादगार बना सके। पर क्या आप जानते हैं, हकीकी तौर पे असली में मुमताज़ महल की जो कब्र थी वो मकबरे में नहीं थी, यानी कि वो ताजमहल में नहीं थी। क्योंकि जब मुमताज़ महल अपने 14वें बच्चे को जन्म दे रही थी और उनकी उम्र तकरीबन 39 ईयर्स थी, उस वक्त पे उनका इंतकाल हो गया। और जब उनका इंतकाल हो गया, वो डिसीज़्ड हो गई, तो उन्हें बुरहानपुर मध्य प्रदेश में दफनाया गया। और तब शाहजहां के जहन में ये बात आई कि उन्हें एक भव्य मकबरा बनाना है जिनमें उनकी बेगम को तदफीन यानी कि दफन किया जाए। जब देखा गया कि ताजमहल बनाने के लिए वक्त लग रहा है, तो उस वक्त जब ताजमहल का कुछ काम मुकम्मल हो गया तो शाहजहां ने अपनी बीवी की कब्र खुदवाई और वहाँ से उसके शव को निकाल के ताजमहल के एतराफ़ में जो बाग है, यानी कि ताजमहल के बरामदे में, ताजमहल के प्रेमाइसेस में जो बाग है, वहाँ पे उसे दफन किया गया। और फाइनली जब ताजमहल पूरी तरह तैयार हो गया, तब जाके उनके शव को मकबरे के अंदर तदफीन की गई। है ना ये अमेजिंग फैक्ट। दोस्तों, अब हम आपको लेके चलते हैं उस मस्जिद की तरफ जो मस्जिद ताजमहल के मकबरे के एतराफ़ में है। ये मस्जिद का एक सेक्शन इस तरह बनाया गया है जहाँ पे नफिल नमाज़ें पढ़ सकें या फिर औरतें नमाज़ पढ़ सकें। ये मस्जिद सीकरी यानी कि लाल पत्थरों से बनी हुई है और ये मस्जिद में हर जुमा यानी कि हर फ्राइडे शुक्रवार के दिन नमाज अदा होती है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, फ्राइडे के दिन ताजमहल बंद होता है। आपको आगे की जानकारी देने से पहले मैं ये भी बात आपको बता दूं कि ताजमहल की एंट्री फ़ी 50 रुपीज़ है, टू बी प्रिसाइज 45 रुपीज़ है। 45 रुपीज़ में आप ताजमहल के कैंपस को अच्छे से देख सकते हैं, पर अगर आप मकबरा देखना चाहते हैं तो 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना होगा। आपको ऑनलाइन ये टिकट लेना है, दोनों टिकट अगर आपको चाहिए तो 245 आपको पे करना होगा। दोस्तों, अब हम जल महल के सामने खड़े हैं और सामने जो आपको एक भव्य इमारत नज़र आ रही है, वही इमारत की नकल आपको इस तरफ भी नज़र आएगी। दोनों तरफ नगाड़े और ढोल रखे जाते थे ताकि कोई शाही मेहमान या कोई मुग़ल सल्तनत से शख्स आए तो उसकी जानकारी देने के लिए ढोल बजाया जा सके। और ये आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, ख़ास तौर पे जो मेरे भाई बहन ब्लाइंड हैं उनके लिए ये
वो साइन बोर्ड है जहाँ से वो जानकारी हासिल कर सकते हैं। और इसी साइन बोर्ड के अतराफ में ताजमहल म्यूज़ियम है। इस म्यूज़ियम में आपको ताजमहल से जुड़ी हुई काफ़ी जानकारी मिल पाएगी और ये 45 रुपीज़ के टिकट में आप एक्सेस कर पाएंगे। इसके लिए कोई एडिशनल चार्जेस आपको पे नहीं करने। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट टाइम का कुआं है जहाँ से ब्रिटिशर्स और मुगल्स दोनों पानी पिया करते थे। मैं आपको ये भी बता दूं कि ताजमहल के इस पूरे प्रेमाइसेस को बहुत ही अच्छी तरीके से ख्याल रखा गया है और बताने वाले लोकल गाइड के अनुसार ताजमहल को 1653 में मुकम्मल कर लिया गया था और इसी को रिप्रेजेंट करने के लिए 16 बाग हैं यहाँ पे, यानी कि गार्डन, और 53 फाउंटेन्स हैं 1653। अब मैं आपको बता दूं, अगर आपको वॉशरूम जाना है तो ताजमहल के जो बड़ा दरवाज़ा है उसी के लेन में, उसी से जुड़े हुए अंदर साइड में आपको वॉशरूम मिल जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो को एंड करने से पहले हम कुछ मिथ्स को बर्स्ट करना चाहेंगे। ये मिथ आज कल चलन में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं और सबसे मशहूर मिथ ताजमहल से जुड़ा हुआ ये है कि शाहजहां ने जितने कारीगर थे, मज़दूर थे, लेबर्स थे, उन सब के हाथों को कटवा दिया ताजमहल के निर्माण काम पूरा होने के बाद, ताकि वो फिर कोई ताजमहल जैसा खूबसूरत इमारत ना खड़ी कर सके। पर इतिहासकारों के अनुसार सच बात यह है कि शाहजहां ने तामीरी काम पूरा होने के बाद तमाम लेबर्स वर्कर्स से ये पूछा कि आपकी पूरी ज़िंदगी भर की कमाई कितनी है, तो उन्होंने जितनी कमाई बताई उतनी शाहजहां ने उन्हें दे दी ताकि दोबारा उन्हें काम करने की ज़रूरत ना पड़े। मिथ नंबर 2, सफ़ेद ताजमहल मुमताज़ महल का मकबरा और काला ताजमहल शाहजहां के मरने के बाद शाहजहां का मकबरा। पर हकीकत बात तो ये है कि सफ़ेद मकबरे में ही शाहजहां और मुमताज़ महल को दफनाया गया, यानी कि उनकी तदफीन हुई। और नदी के उस पार जो काले ताजमहल की बात की जाती है वो काला ताजमहल ASI यानी कि आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार वहाँ पे उसके कोई अवशेष नहीं मिले और इतिहासकारों का मानना है कि ये एक मिथ है। सो दोस्तों, फाइनली हमने ताजमहल देख लिया। नाउ वी आर हेडिंग टू आगरा फोर्ट। आगरा किला एक बहुत ही ऐतिहासिक जगह है आगरा में आफ्टर ताजमहल, एंड आई वुड इंसिस्ट यू कि अगर आप लोग स्केड्यूल बना के आए हैं और आपके पास वक्त है तो आगरा फोर्ट ज़रूर देखें। ये वन ऑफ दी बेस्ट मॉन्यूमेंट्स में कहलाता है।